चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को इंटीग्रेट कर हम डील करेंगे, वो है आपके पास पहला क्वेश्चन देखिएगा, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल इफेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये पूछा गया है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग से क्या चीज अफेक्ट होती है। पहली ऑप्शन है सेरिब्रम इफेक्ट होता है, सेकंड है आपका सेरिबेलम, थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप मुझे मालूम है बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिएगा जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल से क्या चीज अफेक्ट होगी, जल्दी से आंसर बताएंगे। प्रतिभा जी आंसर बताएंगे। भावना जी, सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, ओके। अलका सोनी जी, चलिए। पल्लवी जी, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ओके। चलिएगा, मैं ये बता दूं कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए कहा है वो टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर से टैकल करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी। ये पूछा है कि अल्कोहल ड्रिंक करने से इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। यहां पर ये तो नहीं लिखा हुआ है कि अल्कोहल पीने से मेन आपके पास कौन सी चीज अफेक्ट होगी, या तो ये लिखा है अल्कोहल पीने से क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। देखिए हमें ये मालूम है कि अल्कोहल पीने से जो मेन ऑर्गन अफेक्टेड होती है वो आपके पास है सबसे पहली, दैट इज सेरिबेलम, एक अफेक्ट होगा। दूसरा आपके पास सेरिब्रम, ये अफेक्ट होगी। और तीसरा मेन जो आपके पास इफेक्ट देखने को मिलेगा वो लीवर पर देखने को मिलता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड लीवर। देखो सबसे पहला ऑर्गन जो अफेक्ट होगा वो है आपके पास सेरिबेलम। इसीलिए अगर आपने किसी व्यक्ति को शराब पीने के बाद देखा हो तो सबसे पहले उसकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस जाती है, मसल की टोनिसिटी जाती है, ब्लड वेसल की टोनिसिटी जाती है, और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो आपके पास में कंट्रोल करने वाला जो एक्चुअली में पार्टिसिपेंट पोर्शन था वो आपके पास रोल प्ले नहीं कर पाता है। सेरिबेलम आपके पास एक तरह से वो सारे दायरों में काम करता था, क्योंकि अल्कोहल पी ली है अब सेरिबेलम वो काम नहीं कर पाएगा। अब दूसरी चीज सेरिब्रम, सेरिब्रम बेसिकली आपके वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज जो वॉलेंट्री होती है आपकी कंट्रोल में काम करती हैं। तो आपने देखा होगा जो भी लोग शराब पी लेते हैं वो कहीं ना कहीं वो जो वॉलेंट्री एक्टिविटी, स्लरिंग ऑफ स्पीच बहुत कॉमनली है, थर थराकर आपके पास बोलते हैं। आपके पास उन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है कि सामने वाला व्यक्ति उनसे क्या बात कर रहा है और वो किस तरह से आंसर उनको करना चाहिए। आपने देखा ही होगा वो वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं जो कहीं ना कहीं आपके पास दिक्कत कॉज करती हैं। और लीवर के बारे में तो हमने बहुत ही बार पढ़ा हुआ है कि सिरोसिस ऑफ लीवर जो है वो आपके पास अल्कोहल पीने की वजह से ही होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द बेटर आंसर हियर, क्योंकि यहां पर सेरिब्रम एंड सेरिबेलम दोनों ही आपके पास ए और बी में लिखे हुए थे, इसीलिए आंसर यहाँ पर बोथ ए एंड बी रहेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन कि ये आंसर हमने ऑप्शन नंबर डी क्यों किया है? यस सर। ओके चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वैसे देखिए बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा फोकस कर पढ़ेंगे तो आपको चीजों के बारे में पूरी एनालाइजेशन हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड वाटर बैलेंस। देखिए तीन चीजों के बारे में बात किया है, बॉडी का टेम्परेचर, सेकंड आपके पास आपकी भूख, और तीसरा आपके पास वाटर का बैलेंस। कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो एक्चुअली में तीनों चीजों को रेगुलेट करने में मदद करता है? तो पहली ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेकंड है इंफंडिबुलम, थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड फोर्थ है पॉन्स मेडुलाई। बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए? यू हैव 10 सेकंड ओनली, जल्दी जल्दी से, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास उतना, जल्दी से। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी ये कहा है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए वो बहुत बढ़िया से बात किए हैं। देखिए हाइपोथैलेमस एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है जो आपके पास नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता था। तो नर्वस सिस्टम का जब रोल हाइपोथैलेमस के द्वारा देखा गया तो वहां पर हाइपोथैलेमस में सेंटर्स पढ़ाए जाते हैं जिनमें आपके पास थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर आपके पास मदद करता है बेसिकली आपकी बॉडी के होम्योथर्मिक एक्टिविटी या टेम्परेचर को मेंटेन करने में।
इसके अलावा देखिएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनाया जाता है जिसका नाम वेसोप्रेसिन था, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को करने में मदद करता है, और उसी पर्टिकुलर हार्मोन की स्टोरेज साइट आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी थी, तो वाटर बैलेंस में भी कहीं ना कहीं मदद कर लेता है। तीसरा आता है हंगर, तो आपके पास जो पर्टिकुलरली हाइपोथैलेमस है उसके पास फीडिंग सेंटर भी अवेलेबल है, आपको किस समय भूख लगनी चाहिए, कितना आप खाना खाएंगे, फुलनेस ऑफ स्टमक के बारे में बताने का काम भी यही हाइपोथैलेमस करती है। इसके अलावा हमें मालूम है हाइपोथैलेमस जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के अंदर भी रोल प्ले करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टोटली करेक्ट रहेगा। अब एक बात और देना ध्यान, मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का हिस्सा होती है, विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर ब्रेन, मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ योर ब्रेन। क्यों? क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर भी मौजूद है जो आपके रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट रेट को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करना या रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में मिलती है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करने का सेंटर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही होता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जब पॉन्स वेरलाई के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने रेस्पिरेशन में भी इसके बारे में बात किए थे कि जो पॉन्स वेरलाई है वहां पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक्नोस्टिक सेंटर होते हैं, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर का वहां स्पेसिफिक रोल पड़ा था डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। वापिस से उन लेक्चर्स को रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखता है एट रेस्टिंग स्टेज नर्व सेल्स हैव, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पर अगर नर्व सेल होगा तो आपको इन चार ऑप्शन में से क्या चीज नजर आएगी। पहली ऑप्शन है लो पोटाशियम आउटसाइड पर होगा और हायर सोडियम इनसाइड पर होगा, हायर पोटाशियम आइंस आपके पास इनसाइड पर होंगे और हायर सोडियम आइन आउटसाइड पर होंगे। तीसरी ऑप्शन में लिखता है हायर पोटाशियम आपके पास इनसाइड होगा और लोअर सोडियम आउटसाइड होगा, और लास्ट ऑप्शन है हाई पोटाशियम आउटसाइड होगी और लो सोडियम इनसाइड होगा। बताइएगा इनमें से कौन सी बेटर ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, न्यूरॉन की कंडक्शन के बारे में बात कर रहा है और न्यूरॉन अभी रेस्ट की स्टेट पर है, तो आपको बताना है कि एक्चुअली में इनमें से चार में से कौन सी ऑप्शन पूरी तरह से सही होगी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा जी, कौन बताएगा? पल्लवी जी। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ओके, अलका जी। भावना जी। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन दैट इज हायर पोटाशियम इनसाइड पर होगा और लोअर सोडियम आउटसाइड। जी नहीं, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें ये मालूम है कि एक्सॉन जो है वो बेसिकली कंडक्टिंग पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में मदद करती है, और हमने ये पढ़ा होता है हमेशा कि एक्सॉन के इनसाइड में एक्सोप्लाज्म होती है, या हम ये कह लेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, और आउटर साइड की ओर को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है। देखो हमें ये मालूम है कि आपके अंदर की ओर को पोटाशियम आयन की क्वांटिटी ज्यादा है, देखो, लेकिन अगर हम ये कहें कि न्यूरॉन वर्क करेगी तो एक्चुअली में क्या चीज होती है, ये याद कर लो। जब भी न्यूरॉन ने वर्क करना होगा तो बाहर से सोडियम आयन अंदर आते हैं, बाहर से सोडियम आयन अंदर आते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम आयन बाहर से अंदर क्यों आएगा, क्योंकि अंदर आपके पास कम है। अब अंदर कम है इसीलिए तो बाहर से अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब बाहर आपके पास सोडियम आयन क्या है, ज्यादा है, और अंदर आपके पास पोटाशियम आयन ज्यादा है। कौन सी स्टेट पर, रेस्ट की स्टेट पर। लेकिन मान लो अगर हम ये कहें कि न्यूरॉन कंडक्शन कर रही है, वो आपके पास डीपोलराइज्ड स्टेट में है, तब हम ये कहेंगे कि उल्टा हो जाएगा कि सोडियम आयन की क्वांटिटी आपके पास अंदर ज्यादा हो जाएगी और बाहर आपके पास पोटाशियम आयन की क्वांटिटी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। याद करिएगा, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर दैट इज बी जो है वो ज्यादा बेटर है। क्लियर है, ये चीज समझ आई मैंने क्या कहा? यस सर। ओके बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक और देखिए 1 to 8, ठीक है, 1 2 एंड 8 स्पाइनल नर्व्स कैसी होती हैं। चलिए पहली ऑप्शन है मोटर आपके पास है या सेंसरी है, ऑप्शन नंबर बी। सी में आपके पास दैट इज मिक्स्ड है, और डी नन है। पूछा है, ध्यान दीजिएगा, स्पाइनल नर्व नंबर 1 2 एंड 8 के बारे में बताइए कैसी होती हैं स्पाइनल नर्व्स।
ये मैंने जब नर्वस सिस्टम का सिंगल शॉट भी पढ़ाया है, मैंने तब भी ये चीज आपको स्पेसिफिकली बताई है। अब चलिए, अगर याद ना हो तो मैं फिर से बता देता हूं। आपके पास क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व जो हैं, ये आपके पास वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स आपके पास 12 पेयर हैं, जबकि 13th पेयर भी डिस्कवर हो गई है, लेकिन अभी तक एनसीईआरटी ने नहीं दी है। स्पाइनल नर्व्स हैं, उनके आपके पास 31 पेयर होते हैं, और मैंने स्पेसिफिकली वहां पर मेंशन किया था कि सभी के सभी 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व आपके पास मिक्स्ड न्यूरॉन होती हैं। जबकि आपके पास 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स जो है, इनका जो नेचर हो सकता है वो 3 तरह का होता है। या तो ये सेंसरी है, मीन बाय ऑर्गन से सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करती हैं। दूसरी होती है मोटर न्यूरॉन्स, जो आपके पास ब्रेन से सिग्नल को ऑर्गन तक लाने का काम करती हैं। और तीसरी होती है आपके पास मिक्स्ड न्यूरॉन, जो आपके पास सिग्नल को ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले भी जा सकती हैं और वहां से वापस भी ला सकती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स आपके पास कुछ हो सकती हैं सेंसरी हो, कुछ मोटर है, कुछ मिक्स है। और वहां पर जो मैं लेक्चर था, मैंने वहां पर उन क्रेनियल नर्व्स के नाम भी बताए हैं, और कौन सी क्रेनियल नर्व्स का कौन सा नेचर होता है मैंने वहां डिक्टेट भी किया, निमोनिक में मैंने बताया हुआ है। आप एक बार वहां पर जरूर जाकर देख लीजिएगा। क्लियर है ये वाला आंसर किस तरह से किया हमने? तो सभी की सभी स्पाइनल नर्व, अब चाहे नंबर लिखा था कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है 31 के 31 पेयर ही सारे के सारे मिक्स्ड होंगे। तो आपका जो मिक्स्ड वाला ऑप्शन था वो ज्यादा बेटर आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व इंपल्स इन्वॉल्व, बहुत आसान है। डीपोलराइजेशन मीन बाय न्यूरॉन जो है वो वर्किंग स्टेट में है। तो बताइए क्या होना चाहिए? पहली ऑप्शन है एंट्री ऑफ द सोडियम आयन होती है सिर्फ, दूसरी एंट्री ऑफ द पोटेशियम आयन होती है सिर्फ, एंट्री ऑफ द सोडियम एंड एग्जिट ऑफ द पोटेशियम आयन होगा, और तीसरा है आपके पास में एंट्री ऑफ द पोटेशियम एंड एग्जिट ऑफ द सोडियम आयन होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें यह बताना है कि न्यूरॉन की वर्किंग स्टेट में आपके पास क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में आपको डिक्टेट किया था, अगर आपको ध्यान रहा हो तो मैंने कहा था ये आपके पास एक्सॉन है। तो एक्सॉन में बाहर क्या चीज पड़ी हुई है ज्यादा, दैट इज सोडियम, और अंदर आपके पास नॉर्मली क्या ज्यादा होते हैं, पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब न्यूरॉन रेस्ट की स्टेट पर भी होती है तो भी ये पोटेशियम आयन कैन डिफ्यूज थ्रू दिस मेम्ब्रेन। पोटेशियम आयन जो होते हैं वो अभी भी डिफ्यूजन का फंडामेंटल शो कर सकते हैं, इवन दो कि आपकी न्यूरॉन वर्किंग स्टेट में नहीं होती है। लेकिन सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकता है। सोडियम आयन तभी अंदर आएगा जब आपके पास इस मेम्ब्रेन पर पड़े हुए ये सोडियम चैनल आपके ओपन हो जाएंगे, तो सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पोटेशियम जो है वो डिफ्यूजन से बाहर जा रहा है, तो ज्यादा क्वांटिटी बाहर की ओर को लॉस नहीं होगी, क्योंकि बाहर आपके पास पोटेशियम आयन कम है कंपैरिजन टू अ सोडियम आयन। अब देखो पोटेशियम को बाहर जाना है, क्योंकि अंदर पोटेशियम ज्यादा है बाहर कम है, तो पोटेशियम आयन की सडन क्वांटिटी को कम करने के लिए नेचर को पोटेशियम चैनल को ओपन करना पड़ा, और इसी पोटेशियम चैनल के थ्रू भी ये पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन होगी या जब भी वो वर्किंग स्टेट में जाएगी, तब तब सोडियम आयन बहुत तेजी से अंदर आएंगे और उसके कंपैरिजन में आपके पास पोटेशियम आयन बाहर जा रहे होंगे। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ बहुत आसानी से लिखा हुआ है C option. ऑप्शन C. नंबर C. सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है? देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बस पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल वे के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नोड्स ऑफ रैनवियर इज नोन एज, याद है हमने मेडुलेटेड न्यूरॉन और नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बताया था, और जब हमने ब्रेन के बारे में भी पढ़ा है, सेरिब्रम के बारे में भी पढ़ा था, मैंने वहां पर भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर की डिस्कशन के दौरान में भी ये चीज आपको बताई है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर लिखा है कि जंपिंग हो रही है एक्शन पोटेंशियल की नोड्स ऑफ रैनवियर टू नोड्स ऑफ रैनवियर। आपने पढ़ा है कि ये एक्सॉन है, और एक्सॉन के जो सरफेस के ऊपर मेम्ब्रेन नजर आती है, मान लीजिए ये मैं मेम्ब्रेन बना देता हूं, इसको एक्सोलीमा कहा जाता है, और यहां पर आपके पास में सेल्स नजर आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल नजर आएगा उसका नाम होता है श्वान सेल, और वो आपके पास सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है।
जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेल मौजूद होते हैं उनको कहा जाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब दोनों के दोनों सेल आपके पास सेम ही रोल प्ले करते हैं, इनका काम होता है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करिए। तो मान लीजिए ये सेल है, इनके द्वारा माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर दी गई जहां जहां ये सेल अवेलेबल है। लेकिन अब ये सोचिए कि किसी जगह पर एक ऐसी भी साइट है जहां पर माइलिन शीथ नहीं है। इन सारी साइट्स को हम बोलते हैं दैट इज नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो माइलिन शीथ है इट इज ऑफ फॉर्म थ्रू अ लिपिड। इससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। अब मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जो है वो आगे मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर तो लिपिड आ गया। अब लिपिड इज एन इंसुलेटर, तो आपके पास इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस प्लेस से जंप कर कर इस नोड्स ऑफ रैनवियर पर जाना पड़ेगा, फिर यहां से जंप कर कर यहां जाना पड़ेगा। तो ये हुआ जंपिंग ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एट द नोड्स ऑफ रैनवियर। आपको ये बताना है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। कौन बताएगा जल्दी से? सर ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। सॉलिडेटरी कंडक्शन इज द बेस्ट सॉल्यूशन हियर, ठीक है। तो ये ध्यान करके चलना, न्यूरॉन से क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये एनिमल टिश्यू से भी रिलेट करता है, याद करना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखिए। इन मैन द मसल्स विच मूव द पिन्ना आर, ठीक है। लिखा है मैन के अंदर जो आपके पास मसल है जो पिन्ना को मूव कराती है, ऑप्शन या वो एब्सेंट है या वो वेस्टिजियल हो चुकी है, ज्यादा फंक्शनल है या फंक्शनल है। जरूरत से ज्यादा फंक्शनल या फंक्शनल, बताइए जी। आपकी जो पिन्ना की मसल है वो कैसी है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने इसको इवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा। इवोल्यूशन में भी इस चीज के बारे में डिस्कशन की जाती है, वहां पर भी ये चीज पढ़ाई जाती है। और ये चीज मैंने स्पेसिफिकली जब हमने भी टॉपिक पढ़ा था सेंसरी ऑर्गन का, तब भी मैंने बताया है ये चीज। देखिए, नहीं अगर आपको याद रहता है, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बार बार जाइए, पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे मुश्किल होने वाली है। हम सारी चीज कराए हैं, क्वेश्चन वही है, आंसर भी आपको आता होगा, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर आंसर कैसे आएगा? देखिए, हमें ये मालूम है हमारी बॉडी के अंदर जो पिन्ना, ये है ना पिन्ना, ठीक है, ये आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। मैंने पिछले कुछ टॉपिक्स में भी ये चीज बताई थी। लेकिन अब आप ये सोचिए कि आपको पीछे से कोई आवाज लगा रहा है, तो क्या पिन्ना पीछे की ओर को मूव कर कर जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्या इस पिन्ना को आप नॉर्मली वॉलेंटरी एक्टिविटी से एक तरह से मूव करवा सकते हैं? तो आंसर मिलेगा नहीं करा सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो पिन्ना है इसको मूव कराने की जो मसल है उसको बोला जाता है ऑरिकुलर मसल। क्या बोला जाएगा? ऑरिकुलर मसल होती है, ठीक है। नेचर में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बीइंग का, ये ऑरिकुलर मसल आपके पास वेस्टिजियल हो गई। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कैसे ऑर्गन होते हैं जो या तो फंक्शनली आपके पास में कम करना शुरू कर गए फंक्शन को, या तो उनका साइज रिड्यूस हो गया, या फंक्शन ही टोटली लॉस हो गया। पिन्ना जो है आपके पास कलेक्शन ऑफ साउंड वेव करता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन से साउंड वेव आती है उस ओर की ओर को मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि पिन्ना को मूव कराने वाली जो मसल है वो वेस्टिजियल हो गई है। अगर आप बफेलोज काउज को देखेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर पिन्ना जो है वो मूव करता है, क्योंकि उनकी ऑरिकुलर मसल एक्टिव होती है। इसलिए यहां पर आंसर रहेगा दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। इन ह्यूमन बीइंग्स नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? अरे अभी अभी मैंने बताया है, आंसर क्या होना चाहिए? पढ़िए ऑप्शन जल्दी से। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 12 पेयर। बहुत बढ़िया, 12 पेयर। बहुत आसान है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हियर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अकोमोडेशन इज अ फीचर ब्रॉट अबाउट बाय, ठीक है। अकोमोडेशन का जो फीचर है वो इनमें से कौन लेकर आता है? पहली ऑप्शन है आपके पास कोरोइड, सेकंड है आइरिस, थर्ड है रेटिना एंड फोर्थ है सीलियरी बॉडी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको जब आई के बारे में पढ़ाया था मैंने तब भी ये चीज बताई है। अकोमोडेशन आपकी आई में कौन कर कर देता है? देखिए, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है एक नॉर्मल भाषा के अंदर, आप ये समझ लीजिए कि आप एक डार्कर रूम से सडनली ब्राइटर रूम में चले जाते हैं, तो कुछ समय के लिए आपको दिखना बंद हो जाता है।
और जैसे ही आप इस सडनली ब्राइटर रूम से डार्कनेस वाले रूम में आते हैं तब भी आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं नजर आते हैं। तो उसका कारण होता है कि आई को थोड़ा सा समय लगता है अपने आप को एडजस्ट करने में, और उसको अकोमोडेशन कहा जाता है। अब आपको यह बताना है ये इन 4 स्ट्रक्चर जो आई के यहां मौजूद है इनमें से अकोमोडेशन कौन करेगा, जल्दी से आंसर करेंगे। नहीं चलिएगा, इसका आंसर है सीलियरी बॉडी, क्योंकि जो सीलियरी बॉडी होती है उससे आपके पास मेनली एंटीरियर जोन में आपके पास एक्चुअली में फॉर्मेशन होती हुई नजर आती है, दैट इज ऑफ अ आइरिस, और पोस्टीरियर साइड के ऊपर आपके पास सस्पेंसरी लिगामेंट तैयार होते हैं जिनसे आपके पास लेंस को अपनी पोजीशन पर होल्ड करने में नेचर के द्वारा इनकी रोल प्ले कराई जाती है। अब आपके यहाँ बीच में बच जाता है स्पेस, इसको कहा जाता है प्यूपिल। प्यूपिल ऑफ द आई इज बीइंग टर्म्ड एज द सेंटर ऑफ द आई, और ये आइरिस आपके पास इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से प्यूपिल के डायमीटर के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर प्यूपिल का डाया ज्यादा होगा तो लाइट की एंट्री ज्यादा होगी, जो आपको नॉर्मली देखने को मिलता है जब हम ब्राइटर लाइट से सडनली डार्कर जोन में जाते हैं। अब उसी जगह पर अब मान लीजिए आप डार्कनेस वाले जोन से सडनली ब्राइटर वाले जोन में चले जाएंगे तो आई के अंदर ज्यादा लाइट ना एंटर हो, इसीलिए आपके पास नेचर के द्वारा प्यूपिल का डायमीटर आपके पास रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि कहीं पर आपके पास विजन का लॉस ना हो जाए। तो याद करके चलिएगा, अकोमोडेशन इज अ स्पेसिफिक फीचर दैट इज रिलेटेड टू अ सीलियरी बॉडी। चलो जी, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने टॉपिक्स को थोड़ा सा भी अगर सोच समझकर पढ़ा होगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, रिसेप्टर्स फॉर प्रोटीन हार्मोन कहां पर मिलते हैं? रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन आर लोकेटेड, पहली ऑप्शन साइटोप्लाज्म में है, सेकंड ऑप्शन है सेल सरफेस पर है, न्यूक्लियस में है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है। देखिए ये भी मैंने जब एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ाया था मैंने तब भी ये चीज बताई है। जल्दी आंसर बताइएगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा चलिए, और कोई अटेम्प्ट करेगा जल्दी जल्दी? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? देखिए जरा सा, ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है कि प्रोटीनियस जो हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर कहां है। मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल के आपके पास एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे तो इसकी आउटर लेयर दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या है, दैट इज द साइटोप्लाज्म, और सेंटर में आपके पास मिलेगा दैट इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की भी एक कोई मेम्ब्रेन होगी अपनी। अब जरा ध्यान देना, जो प्रोटीनियस हार्मोन है उनके रिसेप्टर होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। कहां पर? मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये हार्मोन है प्रोटीनियस हार्मोन, इसको आपके पास इस रिसेप्टर के साथ में पहले लॉक एंड की मैकेनिज्म के थ्रू पहले बॉन्ड करना पड़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि प्रोटीनियस हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर मिलने के बावजूद आपके पास ये प्रोटीनियस हार्मोन सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है। इसीलिए स्पेसिफिकली प्रोटीनियस हार्मोन आपके पास एक काम करते हैं, वो होता है आपके पास जो एटीपी मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको कन्वर्ट कराते हैं साइक्लिक एएमपी के अंदर, और ये साइक्लिक एएमपी आपके पास सेकेंडरी मैसेंजर बिहेव करता है। सेकेंडरी मैसेंजर बिहेव करता है विच इज जस्ट बिहेविंग लाइक द प्रोटीनियस हार्मोन। लेकिन क्योंकि प्रोटीनियस हार्मोन अंदर नहीं आ सकता था तो आपके पास वो किस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में रोल प्ले करता, किस तरह से प्रोटीन एक्चुअली बनाता जो सेल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर ये नहीं भी हो पा रहा है तो नेचर के द्वारा एक काम किया गया, अगर प्रोटीनियस हार्मोन सेल में एंटर नहीं भी कर पाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेचर ने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक एंजाइम मिलती है जिसका नाम है एडिनाइल साइक्लेज। क्या नाम है? एडिनाइल साइक्लेज। ये एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को सीएमपी दैट इज साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह बिहेव करता है। अब इसका देखिए, ध्यान दीजिए, रिले रेस तो सबने देखी होगी, जहां पर 100 मीटर की दौड़ कोई और दौड़ रहा है, फिर 100 मीटर कोई और दौड़ता है, फिर 100 मीटर कोई और, 100 मीटर कोई और, इस तरह से आपके पास 100 मीटर की दौड़ को दौड़ने के लिए एक व्यक्ति है। अब वो आपके टारगेट तक नहीं जा रहा है, टारगेट तो कोई और व्यक्ति आपके पास एक्चुअली में छू कर आने वाला है या उसको पास करेगा। लेकिन क्या वो चारों के चारों लोग जो आपके पास उस रेस में पार्टिसिपेंट थे, क्या उनको उस रेस का हिस्सा नहीं माना जाएगा? रेस का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले पर्सन को हम बोल सकते हैं प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वार्टरी। वैसे सेम यहां पर भी चीज है
कि रेस तो प्रोटीनियस हार्मोन ही लगा रहा है, लेकिन प्रोटीनियस हार्मोन क्योंकि सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है क्योंकि उसके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर मिलते हैं, लेकिन उसी प्रोटीनियस हार्मोन का वर्क करने के लिए सेम टू सेम वैसा ही फंक्शन साइक्लिक ईएमपी के द्वारा कर दिया जाता है, जिसको हम सेकेंडरी मैसेंजर कहेंगे। और ये जो प्रोटीनियस हार्मोन होगा इसको बेसिकली प्राइमरी मैसेंजर कहा जाएगा, याद कर लेना। अब देखिए यहां पर एक फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि प्रोटीनियस हार्मोन को न्यूक्लियस तक पहुंचने का कोई काम करना ही नहीं था, इसलिए यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है। आधा काम प्राइमरी मैसेंजर ने किया, आधा काम सेकेंडरी मैसेंजर ने कर दिया, तो इसका मतलब लेबर ज्यादा लगी नहीं, काम ज्यादा किया नहीं, थकावट ज्यादा नहीं होगी, इसी वजह से एफिशिएंसी आपके पास ज्यादा होगी। इसलिए हम ये पढ़ते हैं कि प्रोटीनियस हार्मोन आपके पास हमेशा फास्टर रेट पर काम करते हैं एज कंपैरिजन टू अ स्टीरॉयड हार्मोन। अब आई स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में बात, तो स्टीरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं या तो वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं या तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेंगे, दो जगह मिलते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं एक, या वो आपके पास में न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म वर्ड यूज कर दिया जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेंगे, याद करना, ठीक है। प्रोटीनियस हार्मोन के रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और जो स्टीरॉयड है उनके रिसेप्टर या साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलते हैं। तो यहां पर आंसर रहेगा दैट इज सेल सरफेस। क्लियर है जी, ये चीज समझ आई? यस सर। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय, सेंस ऑफ स्मेल इज बीइंग परसीव्ड बाय। अब देखिए यहां पर ऑप्शन है, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, सेकंड हाइपोथैलेमस, थर्ड इज द ऑल्फैक्टरी लोब एंड फोर्थ इज द सेरिब्रम। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आपको आंसर कर देना चाहिए। बताएंगे स्मेल को परसीव करने का काम कौन करता है? ऑप्शन सी। ये रहे ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, और कोई अटेम्प्ट करेगा जल्दी जल्दी से? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज अ टोटल करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। ऑल्फैक्शन का मतलब ही बेसिकली स्मेल से रिलेशन होता है, याद कर लेना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, और वैसे भी पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम के रोल ही टोटली डिफरेंट होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखता है सेक्स हार्मोन आर, सेक्स हार्मोन कैसे हैं? पहला स्टीरॉइड है, सेकंड ऑप्शन एक्ट इनसाइड द सेल करते हैं, थर्ड है लाइपोफिलिक होते हैं, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से अटेम्प्ट करना चाहिए। सेक्सुअल हार्मोन की जो कैटेगरी आती है वो आपके पास किस तरह के हार्मोन होते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो एक चीज मैं बता दूं, जितने भी गोनेडल हार्मोन्स होते हैं वो सभी के सभी आपके पास स्टीरॉइड इन नेचर होते हैं। कैसे हैं? स्टीरॉइड। क्यों? क्योंकि उनके इनसाइड में कोलेस्ट्रॉल की रिंग मिलती है। दूसरी चीज, अब कोलेस्ट्रॉल तो लिपिड है, तो लिपिड के लिए हमेशा एफिनिटी शो करेगा, तो वो होंगे लाइपोफिलिक भी, तो दूसरी ये वाली ऑप्शन भी सही हो जाती है। तीसरा, हमने अभी अभी पढ़ा कि स्टीरॉइड हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो दो जगह मिल सकते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में होंगे या न्यूक्लियोप्लाज्म में, मीन बाय इनसाइड दिस टोटली करेक्ट है। तो इसका मतलब यहां पर आंसर क्या रहेगा? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। याद कर लेना, ये एक क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा सकता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे, कॉर्पस कैलोसम इज फाउंड इन द ब्रेन ऑफ, हाँ जी बहुत सिंपल है वैसे तो क्वेश्चन, हमें ये बताना है कॉर्पस कैलोसम इन चार ऑप्शन में से किसकी ब्रेन में आपको नजर आएगा। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला है आपके पास पिजन, सेकंड है आपके पास दैट इज अ क्रोकोडाइल, थर्ड इज द फ्रॉग एंड फोर्थ इज द एलिफेंट। बताइए किसकी ब्रेन में आपको कॉर्पस कैलोसम नजर आ सकता है? सर ऑप्शन डी एलिफेंट। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कॉर्पस कैलोसम आपके पास स्पेसिफिक फीचर है जो हमें मैमल्स में ही मिलता है। व्हाट इज दिस कॉर्पस कैलोसम? कॉर्पस कैलोसम आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर क्रॉस लिंकिंग ऑफ द फाइबर नजर आती है राइट एंड लेफ्ट वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को
लेफ्ट वाले सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ जोड़ने में जो मदद करेगा वो कॉर्पस कैलोसम होती है। इसीलिए जो राइट वाली आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल करती है, और जो लेफ्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। उनकी क्रॉस लिंकिंग है। क्रॉस का मतलब समझ आ रहा है? क्रॉस हो जाना मीन में जो फाइबर राइट से आएंगे वो लेफ्ट में चले जाएंगे और जो लेफ्ट से आएंगे वो राइट में चले जाएंगे। याद करके चलना, कॉर्पस कैलोसम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। द नर्व्स लीडिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टर्म्ड एज, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले ही, ये बताइए कि जो आपके पास न्यूरॉन सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं उनका क्या नाम होता है? सर ए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। पता है क्यों? उसका कारण ये है कि अफरेंट न्यूरॉन जो होती हैं उन्हीं का ही दूसरा नाम आपके पास सेंसरी न्यूरॉन होता है, और जो इफरेंट न्यूरॉन होती हैं उनका दूसरा नाम आपके पास मोटर न्यूरॉन है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो ऑर्गन से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर टोटली करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या सिक्रीट करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन वेसोप्रेसिन एंड ग्रोथ हार्मोन, सेकंड ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन, थर्ड एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, एंड फोर्थ है आपके वेसोप्रेसिन एंड एस्ट्रोजन। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में बात की गई है। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस को कॉमन भाषा के अंदर आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से हार्मोन ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। बताइए जी आंसर क्या होना चाहिए? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका नाम क्या है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी सर पल्लवी जी अटेम्प्ट करेंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, यू आर राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टोटली करेक्ट स्टेटमेंट है। वेसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, दैट इज एडीएच। इसका दूसरा नाम एक और होता है, दैट इज पिट्रेसिन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में पार्टिसिपेट करिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में आपके पास रोल आती है। इसके अलावा हमें ये मालूम है अगर एडीएच की एक्टिविटी अच्छे से नहीं होगी तो डायूरेसिस ज्यादा होती है। उसके कारण क्या है? हो सकता है कोई व्यक्ति ज्यादा टबैको कंज्यूम करता हो, कोई व्यक्ति निकोटीन ज्यादा कंज्यूम करता हो, कैफीन ज्यादा कंज्यूम करता हो, अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता हो, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट आपके पास एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स द एडीएच। एक बात तो ये भी समझ आती है। इसके अलावा एडीएच एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल का डायमीटर रिड्यूस करता है ताकि हार्ट रेट बढ़ जाए और ब्लड प्रेशर आपके पास बढ़ जाए। और उसी का बिल्कुल उल्टा रोल आपके पास ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल है उनका डायमीटर बढ़ाता है, इसलिए वो वेसोडाइलेटर है। और इसी ऑक्सीटोसिन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज पिटोसिन। पिट का डायमीटर बढ़ाने का काम करने का रोल जो है वो नेचर के द्वारा ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन को दिया गया है। अब ब्लड वेसल का डाया अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगी, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगी, कामनेस का इफेक्ट आता है, और ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन व्यक्ति की बॉडी के अंदर, जिस पर्सन की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन की जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी अगर आपके पास रिलीज होगी तो ये समझ लीजिए उसका हार्ट रेट कभी नहीं बढ़ेगा, कामनेस की स्टेट मेंटेन होगी, और स्लीप इंड्यूसर भी कहा जाता है। इसीलिए इस ऑक्सीटोसिन को याद कर लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट, और इसी ऑक्सीटोसिन का एक रोल और था, अगर आपको ध्यान हो तो जो पार्चुरेशन होती है उस समय जो आपकी यूट्रस की स्मूथ मसल्स होती है उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाने में भी ऑक्सीटोसिन का ही रोल आता है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एंडोक्रीन सिक्रीशन। हमें ये बताना है एंडोक्रीन सिक्रीशन में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है। चलिएगा, पहली ऑप्शन है आपका लेडिक सेल, उसके बाद है ल्यूटिन सेल, उसके बाद पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड, एंड लास्ट आती है कफर सेल। बहुत ही आसान है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। किसने कहा, नाम बता दें? सर पल्लवी। बहुत बढ़िया पल्लवी जी, आंसर है कफर सेल। कहां मिलते हैं पल्लवी जी कफर सेल हमें? सर लीवर। लीवर, बहुत बढ़िया, लीवर में मिलते हैं। अब अच्छा चलो फंक्शन भी बता दो, फंक्शन क्या करते हैं? सर प्रोटेक्शन।
नहीं, फैगोसाइटोसिस। काम क्या है? फैगोसाइटोसिस करते हैं, क्योंकि ये जो कफर सेल है, दीज आर दी मॉडिफिकेशन ऑफ दी मैक्रोफेजेस। किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं? मैक्रोफेजेस की मॉडिफिकेशन जो लीवर में मिलते हैं, इनको कफर सेल कहा जाता है। साइनोसॉइड्स होते हैं लीवर के इनसाइड में, वहां उनके सरफेस के ऊपर आपको ये कफर सेल मिलते हैं और फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करते हैं। लेडिक सेल आपके पास बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करते हैं, which is the primary sex hormone of a male or the masculine hormone of a male। मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है या आपके पास मस्कुलिन हार्मोन है। लुटिन नाम के जो सेल्स होते हैं वो आपके पास कॉर्पस लुटियम में मिलते हैं। कॉर्पस लुटियम इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब भी आपके पास इसकी फॉर्मेशन होती है तो प्रोजेस्टेरोन जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर सीक्रेट होता है, which is required for the maintenance of the pregnancy। पैराफोलिकुलर सेल जो थायराइड ग्लैंड के होते हैं, that is releasing the calcitonin in order to regulate the balance of the calcium and phosphate inside the blood। क्लियर है? चलिएगा, ये भी पता लग गया। नेक्स्ट देखो, हार्मोन कनेक्टेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नेफ्रॉन। अभी अभी मैंने बताया, बता दो बहुत जल्दी से। पहला है ऑक्सीटोसिन, सेकंड ऑप्शन पैराथॉर्मोन है, थर्ड एंड्रोजन है, फोर्थ वेसोप्रेसिन है। बताइए क्या होना चाहिए? सर वैसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको क्या कहा हमने? दैट इज पिट्रसिन। ठीक है, इसका रोल था रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मदद करिए, ताकि जो बॉडी है उससे पानी का लॉस कम हो कंपैरिजन टू दी सॉल्ट। सॉल्ट अगर बाहर ज्यादा जाएंगे पानी के कंपैरिजन में, तो हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट ज्यादा बाहर जा रहा है, बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन आपके पास बनाने का काम एडीएच के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। चलो और थोड़ी सी एक्टिविटी और देख लें किसी की। चलो नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, एक और क्वेश्चन आसान है वैसे तो। एक्सोपैथेलमिक गोइटर जो है वो किसकी वजह से होता है? एक्सोपैथेलमिक गोइटर इज ड्यू टू, देखिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ ही डिजीजेज आपके साथ डील की हैं और मेरा मानना है उन्हीं से ही क्वेश्चन आता है, आप फिर से पढ़ लीजिए उनको एक बार। ठीक है, पहली ऑप्शन है हाइपोसिक्रीशन ऑफ द थायरोक्सिन की वजह से होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन की वजह से होगा, या हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन की वजह से होगा। बता दो, बहुत आसान है। एक्सोपैथेलमिक गोइटर के बारे में बात कर रहा है ये गोइटर है, लेकिन क्या नाम लिखा है? एक्सोपैथेलमिक। बता दो आंसर क्या होना चाहिए भावना जी? नेहा जी, अलका जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। आंसर तो देखिए हम तो बताने के लिए ही उसी के लिए बने हुए हैं। एक बात ध्यान रखो, ग्वाइटर जब हम वर्ड यूज करते हैं तो ग्वाइटर आपके पास हाइपो मीन बाय अगर कमी हो जाए, या हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन की वजह से हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअली में हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से ग्वाइटर का नाम पढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है एंडेमिक ग्वाइटर। एंडेमिक ग्वाइटर वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, दैट इज कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही, एंडेमिक, एंडेमिक मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया या जोन के अंदर ही आपके पास में थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो वहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर नेक की स्वेलिंग देखने को मिलती है वहां पर, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो स्वेल कर जाता है। याद करके चलना, ये ग्वाइटर आपके पास स्पेसिफिकली उन्हीं जोन्स में होगा जहां जहां आयोडीन की कमी सॉल्ट के अंदर आपको मिलती है। याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस चीज को। इसको सिंपल ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं बहुत कॉमन भाषा के अंदर। दूसरा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से भी ग्वाइटर होती है, लेकिन इस ग्वाइटर को बेसिकली हम एक्सोपैथेलमिक ग्वाइटर बोलते हैं। एक्सोपैथेलमिक ग्वाइटर नाम देते हैं, याद लीजिए, रख लीजिएगा। और इसका दूसरा नाम है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव क्या होती है? आपके पास एक तरह से जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, ठीक है, उसको ग्रेव यार्ड बोला जाता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को एक्सोपैथेलमिक ग्वाइटर जो है वो हो रहा है, तो इसका मतलब है उसकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे कर कम होना शुरू हो जाती है, अगर अर्ली ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड ना की जाए। याद कर लीजिएगा। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? दैट इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एक्सो थायरोक्सिन जो है वो
एक्सोथर्मिक गोइटर कॉज करती है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलिएगा नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैंने ये भी बार बार लोकोमोशन एंड जब मूवमेंट मैंने पढ़ाया था तब भी बताया, जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया तब भी बताया, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया तब भी बताया। बताइए सेलर टर्शिका इज अ डिप्रेशन इन, कौन सी जगह पर सेलर टर्शिका का डिप्रेशन देखने को मिलता है? पहला नेजल बोन, सेकंड वोमर बोन, थर्ड स्फीनोइड बोन एंड लास्ट इज मैक्सिलरी बोन। कहां मिलेगा? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, स्फीनोइड बोन। अब स्फीनोइड बोन कैसी थी? दैट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड बोन होती है, याद कर लीजिएगा, विच इज अ पार्ट ऑफ अ क्रेनियम। चले नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। ग्लूकेगॉन is secreted from which cells of the islet of Langerhans? ग्लूकेगॉन जो है वो पेनक्रियास के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा आपके पास में कौन से सेल से सिक्रीट होता है, आपको ये बताना है। पहली ऑप्शन अल्फा सेल है, सेकंड आपका बीटा सेल है, फिर गामा सेल आ गए और लास्ट में आ गए बोथ अल्फा एंड बीटा सेल। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। सर बीटा सेल्स। कौन से सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाएगा? अल्फा सेल्स। बहुत बढ़िया, अल्फा सेल आपके पास ग्लूकेगॉन की सिक्रीशन में मदद करते हैं। बीटा सेल क्या बनाते हैं? दैट इज इंसुलिन। गामा सेल क्या बनाते हैं? दैट इज सोमैटोस्टैटिन। याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर है जी? एम आई क्लियर? वापिस से रिवाइज करिएगा, ठीक है? ये जितने मैंने आपको यहां पर अभी बताए हैं ना, ये सब अल्टीमेटली क्वेश्चन है, इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा और पेपर में। चलिए एक और देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन इज, ठीक है, एपिनेफ्रिन इज secreted from the adrenal medulla and decreases the heart rate या heartbeat. Secreted from adrenal medulla increases heartbeat. And last, third, secreted from pancreas regulate glucose level. Last, secreted from pancreas and decreases blood glucose level. बताओ जी क्या आंसर होना चाहिए? बहुत बार डिस्कस किया, पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था जब लास्ट वाला चैप्टर हमने पढ़ा। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। एड्रीनल मेडुला से जब एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन सिक्रीट होती है, वो स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस से बचाने के लिए उसका काम है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिव एक्टिविटी करना। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ में एक रोल और प्ले करता है, वो है ब्रोंकोडायलेटेशन। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का डायमीटर बढ़ाता है ताकि ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन या एयर की पेनिट्रेशन इनटू द लंग्स ज्यादा बेटर तरीके से हो पाए। इसके अलावा एक ध्यान और दीजिएगा, जब भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं या एलर्जी हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो आपने देखा होगा उस व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। उस समय में भी एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं। ये चीज भी ध्यान रख के चलना, ठीक है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बताओ जी, विच आर आइडेंटिकल। आपका यहाँ हार्मोन का नाम लिखा हुआ है, आपको बताना है इनमें से दो हार्मोन आइडेंटिकल कौन से हैं। पहला एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंड एड्रेनालिन, सेकंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड प्रोजेस्टेरोन, थर्ड कैल्सिटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन एंड लास्ट ऑप्शन वेसोप्रेसिन एंड एडीएच। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी टोटली करेक्ट है। हमें आइडेंटिकल बताना था तो एडीएच को ही वेसोप्रेसिन कहा जाता है और ये आपके पास अलग अलग नाम है। क्लियर है जी? तो ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस इज ड्यू टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक और, ठीक है? गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस जो है वो क्यों आती है? पहली ऑप्शन है एक्सेस टीएसएच की वजह से, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्सेस होने की वजह से, सेकंड एक्सेस ऑफ विटामिन सी की वजह से, थर्ड एक्सेस थायरॉक्सिन होने की वजह से, एंड लास्ट है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर मैच्योरिटी होने की वजह से। बता दो जी, बहुत आसान है। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन नंबर डी। डी, बहुत बढ़िया। अगर हमने ये पढ़ा है, देखो मैंने स्पेसिफिक बताया था आपको कि आपके पास एक्चुअली में दो तरह की डिजीजेस होती हैं। एक होती है गाइगेंटिज्म और एक होती है एक्रोमेगैली।
एक्रोमेगैली, ठीक है। गाइगेंटिज्म आपको चिल्ड्रंस में नजर आती है और एक्रोमेगैली आपके पास ये जो अडल्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में नजर आती है। होता क्या है गाइगेंटिज्म में, जरूरत से ज्यादा बच्चे की लंबाई हो गई क्योंकि आपके पास बोन की लंबाई ही बढ़ जाती है, कारण एपिफाइजियल प्लेट आपके पास ओपन रहती है जिसमें लगातार कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होता रहता है और बोन की लंबाई बढ़ती जाती है। अब एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास एपिफाइजियल प्लेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब एपिफाइजियल प्लेट अगर क्लोज हो गई तो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट नहीं होंगे, लेकिन अब आपके पास अगर उसके बावजूद भी कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो होंगे शॉर्टर बोन्स के ऊपर, जैसे आपके फेलेंजीज हो गए, आपके मेटाकार्पल कार्पल हो गए, तो हाथों की लंबाई बढ़ेगी और फीट्स की लंबाई बढ़ती है। इसीलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं उस चीज के लिए, दैट इज गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिले, क्योंकि गोरिल्ला के जो हाथ और पांव होते हैं वो बहुत बहुत बड़े होते हैं। उसका मेन कारण है आपके पास एक्सेस सिक्रीशन ग्रोथ हार्मोन की होना पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी से आफ्टर द मैच्योरिटी, जब आपके पास एपिफाइजियल प्लेट क्लोज भी हो चुकी है, वहां पर आपके पास शॉर्टर बोन्स के ऊपर कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू एवरीवन कि मैंने पिछले क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन दी आपको समझ आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। चलिएगा, बहुत आसानी से आंसर करिएगा। विच वन अपोजेस द पैराथॉर्मोन? आपको यह बताना है पैराथॉर्मोन को अपोज करने वाला इनमें से कौन है। तो देखिएगा, पहली ऑप्शन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज एडीएच, सेकंड है इंसुलिन, थर्ड है थायरोक्सिन एंड फोर्थ है कैल्सिटोनिन। मैंने ये स्पेसिफिक बताया है अलग से मैकेनिज्म, ठीक है। आपको ये बताना है पैराथॉर्मोन का अपोज करने वाला हार्मोन कौन है, नहीं मैं पैराथॉर्मोन की एक्टिविटी को कौन अपोज करता है। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। डी, बहुत सही, कैल्सिटोनिन। अब देखो, दोनों का रोल आपके पास एक ही है। इन दोनों का रोल है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बैलेंस को मेंटेन करो, ठीक है। लेकिन पैराथॉर्मोन तब आपके पास सिक्रीट होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम या फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और कैल्सिटोनिन तब आपके पास रिलीज होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल ज्यादा हो रहा होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी करते हैं। जब कम होगा तो बढ़ाने का काम पैराथॉर्मोन करेगा, और जब आपके यहाँ बढ़ा हुआ होगा कैल्शियम और फॉस्फेट ब्लड में तो उसको कम कराने का काम आपके पास कैल्सिटोनिन के द्वारा किया जाएगा। तो एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। एक बात ध्यान दीजिए, प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हमने किए हैं उनको वापस से एनालाइज करिए, वापस से देखिए, वापस से पढ़िए, क्योंकि देखिए बुक्स को पढ़ते हुए हमारे साथ एक दिक्कत होती है, हम बुक्स को पढ़ते हुए टाइम वेस्ट ज्यादा करते हैं, एग्जैक्ट जो कंटेंट हमें जरूरत का होता है जिसको हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तो वीडियोस को वापस से देखते रहा कीजिए और क्वेश्चन फ्रेम कर कर उनके बारे में नॉलेज एक्वायर करिए। जहां गलती होती है फिर से थ्योरी को पढ़िए और लगातार क्वेश्चंस करते रहा कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मंडे को मिलेंगे आपसे वापस से। थैंक यू सर। थैंक यू सर।